बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आप लोगों ने यहाँ पर दिया उसके लिए। चलिए आप पॉइंट पे आ जाए। समय कम है, बातें बहुत ज्यादा है और जिंदगी भी बहुत छोटी है, काम बहुत ज्यादा है या नहीं? तो सबसे पहले तो थोड़ा मुस्कुराते हुए देख लो, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मैं कोई दुश्मनी तो नहीं हो गया। थोड़ा मुस्कुराते रहो, बेसिकली लाइफ में टेंशन ऑलरेडी बहुत है या नहीं? और जिंदगी में जब टेंशन होती है तो आदमी वैसे भी किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर सकता। वो जो भी काम करता है, ये क्या हुआ, इससे काला नजर नहीं होता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, काले गोरे से क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली जब आप किसी मर्सिडीज या BMW से उतरते हो तो कोई आपसे डिग्री नहीं पूछता, डिग्री वो ऑटोमेटिक वहीं खड़ी होती है। कोई भी ये नहीं पूछता कि लड़का कमाता कितना है, सब ये पूछते कि काश मेरी लड़की से शादी इसकी हो जाए तो मजा आ जाए। उस समय आदमी नहीं बोल रहा होता, उस समय वो गाड़ी बोल रही होती है। तो उससे एक चीज तो समझ में ये क्लियरली आ गई कि इस दुनिया के अंदर इंसान की वैल्यू तभी है जब उसके पास पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सही लगता है नहीं लगता? लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि पैसा कमाए कैसे। क्योंकि जो जिंदगी आज हमारी चल रही है उसमें मेरे को नहीं लगता है किसी के सपने पूरे हो रहे होंगे। हो रहे हैं क्या? है आप में से ऐसा कोई? नहीं हो रहे। मतलब जो जिंदगी चल रही है उसके सपने पूरे हो नहीं रहे, और ऐसे ही चलती रही तो पूरे होंगे भी नहीं। परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम है परिवर्तन का, जब जब परिवर्तन आता है ना तो अपने साथ चैलेंजेस लेके आता है। क्योंकि कोई भी परिवर्तन किसी को कभी समझ में आया ही नहीं। हर परिवर्तन के साथ एक क्वेश्चन जरूर आता है, पहले तू तो हो जा, पहले तू तो कर ले, पहले तू तो बड़ा बन जा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है या नहीं। कोई पहल करने की कोशिश नहीं करता। जैसे कि गांधी जी के लिए कहा जाता था, जब वो धोती और हाथ में वो लठ लेके निकले थे कि ये आधा नंगा आदमी क्या देश आजाद कराएगा, इसके पास तो कपड़े ही नहीं है। लेकिन उन्हीं गांधी जी ने देश आजाद करा दिया तो लोग क्या बोलने लगे, गांधी जी गांधी जी गांधी जी है, राइट। आज ये कंडीशन कर ली कि उस आधे नंगे ड्रेस में जो शख्सियत थी, आज भारतीय मुद्रा के ऊपर उनका फोटो है या नहीं? आज भारतीय मुद्रा पे उनका। तो हमेशा एक चीज याद रखो, परिवर्तन आ सकता है, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन उन्हीं की जिंदगी में होगा जो परिवर्तन लाना चाहेंगे। और हमें परिवर्तन लाने से रोकता है कौन? हमारे आसपास का माहौल। हम जब भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं या बड़ा लेना चाहते हैं तो हमारा माहौल हमें बड़ा नहीं करने देता, वो हमें रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया यहां से छोड़ के अमेरिका चले जाओ तो सारे अमेरिका पहुंच गए, सारे कनाडा पहुंच गए हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इंडिया में रह के भी आप अमेरिका यहाँ बना सकते हो, कनाडा यहाँ बना सकते हो, या कोई भी देश यहाँ डेवलप कर सकते हो, हम वो नहीं करते। ये फैक्ट है। हमारे माहौल ने हमें ऐसा मजबूर कर दिया कि वो हमारी सोच को डेवलप होना ही नहीं देना चाहता। और एक सोच डेवलप कर दी, अगर पैसा कमाना है तो जगह छोड़ दो। मैं कहता हूं जगह रह के भी पैसा कमाया जा सकता है। कमाया जा सकता है, नहीं कमाया जा सकता, लेकिन तरीके बदलने पड़ेंगे। और हमारी पुरानी सोच हमें वो तरीके नहीं बदलने देगी। और वो सोच क्या है? देखिए, परिवर्तन क्यों नहीं आता? परिवर्तन नहीं आने का कारण क्या है? हमारी सोच, हमारे विचार, जिसे बोला जाता है एक थॉट, THOUGHT, राइट सर। ये थॉट हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। वो थॉट क्या है? पुरानी विचारों की अवधारणा जो पिछले 90 साल, 80 साल, 100 साल से हमारे दिमाग के अंदर डेवलप की गई है, करी गई है। 3 चीजें, नौकरी, बिजनेस और खेतीबाड़ी। ये 3 ऐसे चीजें हैं जो हमें सिखाया जाता है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हेलो, समझना, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहा हूं। अगर यह समझ में आ गया तो आपको आपकी जिंदगी समझ में आ जाएगी। और अगर आपको आपकी जिंदगी समझ में आ जाएगी तो आप किसी भी कार्य में निर्णय लेने के लिए परिपक्व हो जाओगे, राइट सर। अब थॉट क्या है? अगर मैं महीने का 20,000 कमा रहा हूं या मेरे दादा परदादा 20,000 कमा रहे हैं, तो वो मुझे क्या सिखाएंगे कि तुझे भी नौकरी करनी है,
भले तू 40,000 का बन, पर बन क्या? यही सिखाया जाता है? गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ये अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? नौकरी। ये अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? नौकरी। और ये पूरी फैमिली एक ही ढगले पे काम करती है, नौकरी 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 नौकरी। बिजनेसमैन है तो बिजनेस बिजनेस बिजनेस, खेती बाड़ी है तो खेती खेती खेती। ये तीन चीजें हमें विरासत में मिली है, और ये तीन चीजों की वजह से हमारे थॉट और हमारे विचार इन्हीं में चलते रहते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब कंपटीशन कहां पैदा होता है? ये पुराने विचार 1950 के हैं, और अभी चल रहा है 2024। 1950 के अंदर अगर हमारे देश की पॉपुलेशन मान लो 70 करोड़ थी, और वही पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गई, लेकिन विचार तो हमारे पुराने के पुराने ही हैं, बदले नहीं है। और यही हमें गिफ्ट में मिले हुए हैं, विरासत में मिले हुए हैं। लेकिन 2024 में इन विचारों से हम काम नहीं कर सकते, इन विचारों से हम आगे नहीं बढ़ सकते। कारण कंपटीशन। 1950 में कंपटीशन कम था, इसलिए इनको काम मिला, ये सेट हुए। लेकिन 2024 तक आते आते ये कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि आज का युवा, यंगस्टर, बिजनेसमैन, खेती करने वाला सिर्फ संघर्ष कर रहा है। नौकरियां मिल जाती है आसानी से, ओके। बिजनेस करोगे, ले भी आओगे। आपने जमीन बेच के पैसा ले भी आए, मान लो आप जमीन बेच के पैसा ले भी आए, ओके। मान लो आप जमीन बेच के पैसा ले भी आए, ये आपने बिजनेस डाला, और 50 लाख रुपए आपने इस बिजनेस में डाल दिया, और मैं यहां पर पुराना मगरमच्छ बैठा हूं जो पिछले 100 साल से बिजनेस कर रहा हूं। सिर्फ 1 साल मुझे अपनी रेट तोड़नी है। कितने साल? मुझे 1 साल में 1 करोड़ का लॉस होगा, लेकिन मैं आपकी बहन बचा दूंगा। जैसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि पुराने मगरमच्छ नई मछली को पैदा होने नहीं देते, उससे पहले खा जाते हैं। और खेती बाड़ी हमारे बच्चों से करवा के देख लो। हमारे बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि घर से निकलते तो पहले कपड़ा बांधते हैं, घर में घुसते नहीं उससे पहले क्रीम लगाते हैं, सब्जी लेने भेजो तो ऑनलाइन मंगा लो, धूप लग जाएगी तो काला हो जाऊंगा, हवा लग जाएगी तो चमड़ी सूख जाएगी, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से मेकअप और पता नहीं क्या क्या करेंगे घूमते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग जो खाना खाया करते थे आजकल वो खाते नहीं है, उनको चाहिए पिज्जा, पास्ता, बर्गर, चाउमीन, फाउमीन, पता नहीं क्या क्या है। आप उनसे खेती बाड़ी करा लोगे? नहीं करवा सकते। अब रास्ता क्या बचा? यहाँ ऑप्शन है नहीं, यहाँ ऑप्शन है नहीं, खेती बाड़ी के अंदर वो कर नहीं सकते। इसके अलावा कोई रास्ता हो तो आप लोग मुझे बताओ। आरसीएम की बात मत करना, अभी आरसीएम बोला था, बाद में समझाऊंगा। पहले एक गंदगी निकाल रहा हूं, दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है पहले उसको निकाल रहा हूं। अब रास्ता हो तो बताओ क्या करेगा? क्या ये सत्यता नहीं है? क्या ये हमारे परिवार की कहानी नहीं है? तो सोच कर देखो, जिस बच्चे को आप बड़ा कर रहे हो, जिसको रोज काजू बादाम खिलाते हो, दूध पिलाते हो, बड़ा करते हो, लाखों रुपए एजुकेशन पे खर्च करते हो, उसके बाद जवानी में उसके पास काम नहीं होता, क्योंकि एक अभिनेता अपने बेटे को अभिनेता बनाना चाहेगा, ना कि आपके और मेरे बेटे को। एक राजनेता अपने बेटे को राजनीतिज्ञ बनाना चाहेगा, ना कि आपको और मेरे को। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, कंपटीशन इतना ज्यादा पैदा हो चुका है कि हर इंसान अपने ही परिवार के बच्चे को खड़ा करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है इसके अलावा रास्ता नहीं है। और यही हाल रहा तो ये आंकड़े हैं 2024 के। 2030 आ रहा है, क्या करोगे? और बचा कुचा ऑनलाइन ने खा लिया। अब इधर ध्यान दीजिए, बचा कुचा किसने खा लिया? ऑनलाइन है। पहले एक जमाने के अंदर हम सब्जी लेने मार्केट में जाते थे बंसल साहब, अब सब्जी घर आ रही है। एक जमाने के अंदर हम बैंकों में लाइन में लगते थे, अब बैंक हमारी जेब में चल रहा है। एक जमाने के अंदर इंश्योरेंस कंपनी वाला इंश्योरेंस की दुकान खोल के बैठा था, अब इंश्योरेंस फोन पे हो रहे हैं।
एक जमाने के अंदर एसटीडी की दुकान खोल के एक आदमी बैठा करता था, 2 पैसा कमाता था। अब एसटीडी की जरूरत नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। इसी तरीके से दुनिया तेजी से राइज करती जा रही है, लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट कोई जानना नहीं चाहता। उसके नेगेटिव इंपैक्ट ये हो चुके हैं कि हम अपने ही हाथों अपने बच्चों का फ्यूचर खत्म कर रहे हैं। दो 2030 और 2034 के अंदर गाड़ियां आ रही है और ऑटोमेटिक। सर वाइब्रेशन को लगा दीजिए प्लीज, फोन को वाइब्रेशन पर लगा दीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ एक शख्स को। रवि शर्मा यहाँ पे अपनी जिंदगी बदलने नहीं आया, मेरी बदल चुकी। मैं आया हूँ आपके बच्चे की जिंदगी बदलने। या तो फोन की घंटी बजा लो या मेरा साथ दे लो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको 1 से 1.5 घंटे में वो बातें करके चला जाऊंगा। अगर चिंतन करोगे तो आपको लगेगा कि वो लड़का सही बोल कर गया था, लेकिन अगर आप चिंतन नहीं करोगे तो भगवान भी धरती पे आ जाएगा ना, तो भी नहीं समझ पाओगे। राइट सर। अब ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? गाड़ियां एक जमाने में पेट्रोल डीजल में चला करती थी, इलेक्ट्रॉनिक आ गई। उससे पहले ट्रैक्टरों के अंदर ट्रकों में पंप दिया जाता था, किसी को याद होगा, गर्म करने के लिए डीजल इंजन को। एक जमाने के अंदर हाथ से घुमाया करते थे हैंडल को, जिससे कि खिड़की उतरे, कांच चढ़े, बटन आ गए। अभी बाबा जी ने, हमारे प्यारे बाबा जी ने थोड़े दिनों पहले एक रील जारी करी। उस रील में उन्होंने ये बताया कि मैं अमेरिका गया, वहां कार ऑटोमेटिक चल रही थी, मैं पीछे बैठा था। देखिए आप लोगों ने रील, राइट। अगर कारें ऑटोमेटिक चलेगी तो ड्राइवरों का क्या होगा? गाड़ियां ऑटोमेटिक हो जाएगी तो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? वैसे भी फास्टैग के लगने से 60,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। 2023 के अंदर इंफोसिस ने 1,000 लड़कों को नौकरी से निकाला। उसके बाद गूगल ने अभी रिसेंटली 2,000 लड़कों को नौकरी से निकाला। काम धंधे सब चौपट होते जा रहे हैं, हर चीजें मशीनें कर रही है, कंप्यूटर कर रही है, लैपटॉप कर रहे हैं। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी टोटल एडवांस हो जाएगी। इंसान उस समय क्या करेगा मुझे ये बताओ? घर का झाड़ू पोछा करने के लिए रोबोट आ गए। बचा क्या रास्ता? इसका नतीजा ये निकला, एक पैसे वाला टेक्नोलॉजी को काम में लेके और पैसे वाला बनता जा रहा है, और एक गरीब गरीब होता जा रहा है। कारण टेक्नोलॉजी को काम लेके उसके पास ऑलरेडी पैसा है, तो वो टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बना के और पैसे वाला बन रहा है। और आप और हम अभी भी वहीं के वहीं बैठे बैठे घस रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। हेलो, अब बताओ क्या रास्ता है जी? और तो रास्ता बचा नहीं तो क्या करें? क्योंकि ये तो समझ में आएगा नहीं, आरसीएम तो समझ में आएगा नहीं। आएगा? पक्का आएगा? हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को समझ में आएगा। चलो, मतलब ट्रैक पर आ रहे हो धीरे धीरे। आगे बढ़े। दुनिया 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हुई, 20%, 80%। ये 20% लोग कौन है? ये 20% तक मिलियनियर्स हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये 20% वो लोग हैं जिसमें रतन टाटा, अंबानी, मित्तल सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े बिग शॉट। ये वो लोग हैं जहां जाते हैं वहां पर अपना शहर खरीद लेते हैं। शहर छोड़ो, पूरे के पूरे आप मान के चलिए कि पूरा पूरा पहाड़ खरीद लेते हैं, इनके पास इतना पैसा है। ये वो लोग हैं जो खुद के पर्सनल जेट में सफर करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पर्सनल यॉट होते हैं 500 करोड़ के। राइट सर। और आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े और बता देता हूं। इन 20% लोगों में से 80% लोग 5वीं और 10वीं फेल है। 5वीं और हम हमारे बच्चों को लाखों रुपए की एजुकेशन देके इनका गुलाम बनाते हैं। राइट सर। उससे खतरनाक आंकड़े 90 साल पहले इनके दादा परदादा भी सड़क पर थे, और 90 साल पहले हमारे दादा परदादा भी सड़क पर थे। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये लोग इसमें आ गए, और हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए कि हम इसमें चले गए? जब तक रहोगे पैसा आएगा, और नहीं रहोगे तो भी पैसा आएगा। और ये चीज इन लोगों ने
आज से 70, 80, 90 साल पहले पहचान लिया था, जिसको हम आज भी नहीं पहचान पाए। हम क्या बोलते हैं? जब तक मेरे घुटने चलेंगे मैं काम करूंगा। अरे घुटने रुक गए तो क्या हुआ, भगवान के पास चला जाऊंगा। पर नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, पर नेटवर्क नहीं बनाऊंगा। तो पहली चीज, आज से कमिटमेंट अपने आप से करना, मुझसे मत करना, ब्रिक्स साहब से मत करना, बलसन जी से मत करना, मैम से मत करना, अपने आप से करना कि भैया मुझे अब नेटवर्क के ऊपर काम करके अपनी टीम बनानी है। जो अगर ये 90 साल पहले बना सकते हैं तो मैं भी बना सकता हूं। इज इट क्लियर? सेकेंड, रायचंद 20% आदमियों की सबसे बड़ी क्वालिटी दूसरी क्या होती है, जिसको आरसीएम ने पहचाना? ये लोग कभी भी किसी काम को जब चालू करते हैं तो ये लोग कभी किसी से राय नहीं लेते। और हम क्या करते हैं, किसी भी काम को चालू नहीं करते उससे पहले राय लेते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, अभी 2 मिनट में साबित कर दूंगा। आप में से कितने लोग जियो की सिम काम में लेते हैं? जियो की सिम काम में लेते हो आप भी? आपके पास अंबानी जी का फोन आया था कि भैया मैं कल जियो लॉन्च करूंगा, तू खरीदेगा क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? जिम की सिम किसको काम में लेनी थी? मुझे लेनी थी। आपको लेनी थी, पर फोन नहीं किया। क्यों भाई? प्रोडक्ट उनका, माल उनका, खरीदना हमारे को था, हमसे क्यों नहीं पूछा? बिल कौन भरता है हर महीने? पब्लिसिटी कौन करता है? पैसा किसको जा रहा है? अंबानी को। और हमसे नहीं पूछा। कमाल हो गया तो। और हम काम में लिए जा रहे हैं। हम क्या लिए जा रहे हैं? कारण जानना चाहते हैं? बता देता हूं। अंबानी जी को पता है कि मेरा नेटवर्क ऑलरेडी डेवलप है 47 करोड़ लोगों का। 47 करोड़ लोगों का सिम पूरे इंडिया में यूज में ली जाती है, किसकी? जियो की। उसको पता है कि 47 करोड़ लोग मेरी सिम काम में लेंगे, मतलब उसने नेटवर्क तो बना लिया। अब उसका फायदा उठाया। उसने फायदा कैसे उठाया? उसने सिम लॉन्च करी और लॉन्च करके मार्केट में फेंक दी। टीम तैयार थी, 2 मिनट में लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। उसने अपनी डिसीजन पर इतना विश्वास था कि मैं उतारूंगा तो पब्लिक लेगी लेगी, और हमने ली। क्या करते हैं हम लोग? अपने समय को किल करते हैं। पहला, राजनीति पर चर्चा करना। दूसरा, पिछड़ों पर चर्चा करना। तीसरा, दुकान में बैठ के पड़ोसी दुकान की बुराई करना। चौथा, हमारे घर की लेडीज सब्जी बाद में खरीदती, देने का हिसाब पहले लगाती है, उस पर आधा घंटा बहस कर लेगी दुकान वाले से, धनिया वाले से, सब्जी वाले से। क्या आज तो फ्री लेकर ही जाऊंगी, चाहे मेरा 1 घंटा खराब हो जाए, पर मैं धनिया तो फ्री लेकर ही जाऊंगी। उस पर बहस कर लेगी। पड़ोसी की भाभी जी को बुला के, तीसरी भाभी की, समझदार आप लोगों को मुझे कहना चाह रहा हूं, उस पर चर्चा कर लेगी। तो टाइम को किल करना बंद कर दो, इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। अगर ये 3 काम आप लोगों ने कर लिए तो आपकी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस परिवर्तन लेके आ जाएगा। और यही तीनों काम आरसीएम ने उठाए। राइट सर? अब आप में से कितने लोग 20% में आते हैं? कोई है यहां पे जो जिस चीज पे हाथ रख दे उसकी हो जाए? जिसके पीछे पीछे पैसा भागता हो, जो कोई भी चीज खरीदने से पहले सोचता ना हो? कोई है यहां पे ऐसा? मतलब हम इसमें तो नहीं है। चलो, इसकी दुकान बंद। अब कितने लोग बचे? 80%। हाँ, ये आप और हम हैं। अब हमसे मिल ले? मिलना चाहते हो? इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। नंबर 1 कैटेगरी A, B, C। ये कौन लोग हैं? मिलना चाहते हो? पहली कैटेगरी दोस्तों, इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं मैं थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो कौन है? पहले, नौकरी पेशा बिजनेसमैन, चाहे नौकरी पेशा बना, सब 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। और ये रवि शर्मा जब अपनी कार से निकलता है तो मेरी कार का टायर ही 40,000 का आता है, जिसकी कोई मुझे नहीं कीमत। आगे बताऊंगा।
बोर तो नहीं हो रहे? निर्णय आप लोगों को लेना है कि दुकान बदलनी है या, और नहीं बदलनी तो ये जिंदगी बड़ी सुंदर है, चलते रहना दो। और अगर इससे बोर हो गए हो तो एक कमिटमेंट अपने आप से कर लो कि जब भिड़ ही गया हूं तो जीत कर ही छोड़ूंगा। या तो आरसीएम में आना मत, मैं खुद बोल रहा हूं, या तो आरसीएम में आना मत, ये गलती करना मत, और अगर आ गए तो रुकना मत। कोई भी कंपनी 1 महीना पागल बना सकती है, 1 साल पागल बना सकती है, 2 साल पागल बना सकती है, 25 साल पागल नहीं बना सकती। फिर तो सोच लो पागल कौन है। आगे बढ़े। कैसी लगी ये जिंदगी? कितने लोग आते हैं इसमें? 80%। हाथ खड़ा करो। वाह, जय हो। आगे बढ़े। सोचना आज घर जाके। और अगर ये जिंदगी अच्छी लग रही है तो मैं कहता हूं आप लोगों से, आज जाते जाते अपनी बीवी को डायमंड का सेट दिला देना। सिर्फ लकड़ी में जाता तब एक बार बोलती पब्लिक, आदमी बहुत अच्छा था, लेकिन ये आरसीएम वो व्यापार है जिसको एक बार कर लिया तो पूरी जिंदगी लकड़ी में जाओ चाहे ना जाओ, लोग यही बोलेंगे आदमी बहुत हकीकत में अच्छा था, क्योंकि यहाँ दिल से निकलता है। आगे बढ़े। सेकंड कैटेगरी, इसमें हमारे यंगस्टर आते हैं। यंगस्टर से मतलब मैं बात कर रहा हूं इंडिया का, पूरे वर्ल्ड में हमारी देश वो कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा यंगस्टर पाए जाते हैं। इंडिया इस समय नंबर 1 पे लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। किसमें? पॉपुलेशन में। आपको बता देता हूं, इंडिया इस समय वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसमें पहली कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार पाए जा रहे हैं। आपको बता देता हूं, यहाँ पे थोड़े से आंकड़े, 25 से लेके 35 साल के बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। राइट सर? इससे पहले तो सारे बेरोजगार हैं ही है, लेकिन 35 से 40 साल की उम्र के अंदर का रेशियो बहुत ज्यादा आ रहा है। और हम खुद इस बीमारी के शिकार हैं। हमारा बेटा जब लाखों रुपए की एजुकेशन लेके घर आता है, आप उसको पढ़ने के लिए भेजते हो दिल्ली, मुंबई, चाहे आप चंडीगढ़ ले लो, जहां आपकी इच्छा हो। आपका बेटा जब डिग्री लेके घर आता है तो आपका एक सपना बनता है कि अब मेरा बेटा 2 पैसा कमा के लाएगा। जब आपका बेटा पैसा कमाने मार्केट में जाता है और उसे काम नहीं मिलता तो आपके दिल पर क्या बीतती है? आप उसको एक ही बात बोलते हो कि बेटा कोई बात नहीं, फिर ट्राई कर, तुझे फिर काम मिल जाएगा। वो फिर नौकरी के लिए जाता है, नौकरी करने जाता है तो वहां पर बोलता है मैं 20,000 रुपया महीना लूंगा, तो पीछे खड़ा लड़के की आवाज आती है मैं 15,000 में काम करने को तैयार हूं, मुझे काम दे दो। वो जैसे ही 15 बोलता है तो उसके पीछे लड़का और खड़ा होता है, वो बोलता है भाई साहब मैं 10,000 में कर लूंगा। पीछे जाता है तो फिर एक आवाज आती है भाई साहब मैं तो 8,000 में नौकरी कर लूंगा। फिर पीछे जाता है तो एक आवाज और आती है मैं तो 5,000 में कर लूंगा। और लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए में इस समय नौकरी करने को तैयार बैठे हैं, लाखों रुपए की एजुकेशन लेने के बाद। अभी थोड़े दिनों पहले राजस्थान के अंदर सरकारी चपरासी की वैकेंसी निकली थी और उस वैकेंसी की दौड़ के अंदर डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल थे। मुबारक हो, हम लोग उन्नति कर रहे हैं, हम लोग उन्नति कर रहे हैं। राइट सर? ये हालात हो गए हैं। और 6 महीने जिस बेटे को आप ये बोलते हो कि बेटा कोई बात नहीं, तेरे को अगला काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, 1 साल जब उसको काम नहीं मिलता और नौकरी नहीं मिलती तो क्या बोलते हो 1 साल बाद? कि निकम्मे, तुझे तो पैदा करके ही पछता रहे हैं, कब तक मेरे यहाँ पे बैठ के अपने बाप की रोटियां तोड़ेगा, जब वो पैसा कमा के ला। टोन बदल जाती है, तरीका बदल जाता है। गलती किसकी है? लड़की की है। गलती किसकी है? माँ बाप की है। गलती सिस्टम की है कि सिस्टम में काम है ही नहीं, और काम नहीं होने की वजह से हमारे यंगस्टर बेरोजगार होते जा रहे हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और 2035 के अंदर हिंदुस्तान की जीडीपी रिपोर्ट बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। और आपको बता देता हूं, इंडिया के अंदर नौकरी करने के लिए लोगों को हाथ पैर मारना पड़ा तो भी काम नहीं मिलेगा, और जिसका नतीजा है कि हम में से कई लोग इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं।
ये सपना लेके कि वहां से करोड़पति बन के आएंगे। मुझे तो नहीं पता करोड़पति बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मैंने वहां पे बहुत लोगों को अंग्रेजों की लेटरिंग साफ करते हुए देखा है। वहां का अंग्रेजों की लेटरिंग साफ करने से अच्छा है इज्जत का काम कर लो। अब क्या करोगे? और साल भर बाद जब उसे नौकरी नहीं मिलती, तो आपको एक हकीकत और बताने जा रहा हूं। आप अपने आसपास, अपने पड़ोसी, अपने परिवार में जाग कर देखना। इस समय लड़के और लड़कियां दो चीजों का शिकार हो रहे हैं। लड़के और लड़कियां या तो मिलेंगे आपको और या फिर मिलेंगे बोल गए सर। मुझे नहीं पता कल को उसमें अगर आपका बेटा शामिल हो गया तो क्या करोगे, और क्या पता वो ऑलरेडी शामिल हो तो क्या करोगे। बताइए। गलती ना बेटे की है, ना गलती माँ बाप की है। नौकरियां है नहीं, काम वो करना चाहता है पर नौकरी लाए कहां से। एजुकेशन में ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया कि कर्जा हो चुका है, कर्जा चुकाने के पैसे नहीं है। उसके बाद बेटा टेंशन में, डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में आके डिप्रेशन की दवाइयां चालू हो गई। इंडियन आंकड़े हैं कि 80% में से 10% लड़के डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं। और उसके बाद आंकड़े ये निकल कर आ रहे हैं कि फिर भी काम नहीं मिला तो नशे के आदी हो रहे हैं। और नशे से अगर वो थक गए तो उसके बाद उनको एक ही चीज नजर आ रही है, और वो है फांसी का फंदा, जहां पर लटक के हिंदुस्तान के 6 से 7% युवा आज आत्महत्या कर रहे हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान के नागौर में 4 लड़कों ने आत्महत्या करी है। ट्रेन के आके कूद गए, सिर्फ और सिर्फ नौकरी ना मिलने की वजह से चारों ने एक साथ आत्महत्या करी है। चारों के चारों कूद गए। मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उसमें अगर आपका बेटा और आपकी बच्ची अगर कल को ये कर गई तो क्या करोगे? हम 5,000 का सामान नहीं खरीद सकते, लेकिन करोड़ों का बेटा खो सकते हैं। हम आरसीएम पे शक तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसको आरसीएम में लगा के उसकी जिंदगी नहीं बदल सकते। हम उसको मरते में देख सकते हैं, लेकिन दुकान नहीं बदल सकते। अगर ये सोच अगर हम लेकर चले तो वो समय ज्यादा दूर नहीं है कि आज तो नहीं, लेकिन आपकी आने वाली दूसरी और तीसरी पीढ़ी, उसको और हमारे को आत्महत्या करनी ही पड़ेगी। छोड़ी जाके कि भैया सामान लो या नहीं। अभी भी डाउट करोगे? मेरे पापा ने डाउट किया था 24 साल पहले यहाँ खड़ा हूं। इतना पैसा आता है ना जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं 6 लाख रुपया महीना तो सिर्फ जीएसटी भरता हूँ, इनकम टैक्स अलग है। बोलते नहीं हो यार, चक्कर क्या है? आगे बढ़े। मेरे फादर इस पेशे में थे, गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ से निकल के वो यहाँ पर आ गए। ये 3rd कैटेगरी है, और ये 3rd कैटेगरी होती है ड्रीमर्स की। ये वो लोग होते हैं जो अपने सपनों को देखते हैं और पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कभी भी अपने सपनों से हार नहीं मानते। ये वो लोग होते हैं जो कभी टीवी नहीं देखते। ये लोग वो होते हैं जो कभी इधर उधर की चर्चाएं नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जिनका टारगेट एक ही होता है, सफलता पाना। और सबसे बड़ी बात इन लोगों की पता है क्या होती है? ये अपने टारगेट को पूरा करके अगले टारगेट को फोकस करना चालू कर देते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं, ना कि किसी का इंतजार करते हैं। और ये जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, ये कभी भी नहीं टिकते। ये वो पर्सनैलिटीज होती हैं, ये वो लोग होते हैं, ये
वो अंदर से इनकी आत्मा इनको कभी सोने नहीं देती, चैन की नींद लेने नहीं देती है। और जितने लोगों ने इतिहास बनाया आज तक, वो इसी लोगों में आते थे। मैं बात करूंगा जैसे लोगों की आगे बैठे हैं सर, जैसे हर काम कर चुके। अरोड़ा सर ऑटो चलाते थे, यहाँ पर मुझे नहीं पता आप पेंट का काम करते थे, किसका? राइट सर, आपका मुझे नहीं ध्यान। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ये हर कैटेगरी का आदमी यहाँ पर आके इस मंच ने सबको एक कर दिया। मैं नहीं जानता एक आईएएस ऑफिसर से आप कैसे मिल पाओगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वही आईएएस ऑफिसर यहां पर आ गया तो रिक्शे वाला भी उससे गले मिलेगा और उसको मिलना पड़ेगा। क्योंकि ये वो मंच है जो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। ये वो मंच है जो हर समाज के लोगों को एक करता है। ये वो मंच है जो हर जाति के लोगों को एक करता है। और ये चीज थी, बहुत गरीब फैमिली से मैं निकला। मेरे दादाजी लेथ मशीन पे मजदूरी का काम किया करते थे। मैं बिलोंग करता हूं राजस्थान से, नाम मेरा रवि ओपी शर्मा है। भिलवाड़ा के अंदर से लगभग 60 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है गुलाबपुरा विजयनगर, वहां से मेरी फैमिली बिलोंग करती है। हमारे यहाँ घर के हालात बहुत बुरे थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पर रहा करता था। हमारे घर की रोजी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं था, क्योंकि हमारे पास न खेत थे, न खलियान थी, न जमीन थी, न जायदाद थी, कुछ भी नहीं। एक साइकिल तक नहीं थी मेरे परिवार में, एक साइकिल। छोटी सी उम्र में 5 और 2 7 जने 10 बाय 10 के कमरे में रहा करते थे। 7 जने, 7 पीपल्स। हालात बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से मेरे घर का चूल्हा जो जलता था, उसके लिए जो गाय सड़क पर गोबर कर देती है, वो गोबर मेरे फादर छोटी सी उम्र में इकट्ठा करके लाते थे। उसको घर में सुखाया जाता था और उससे मेरे घर का चूल्हा जलता था। वो दौर मेरी फैमिली ने देखा। पिताजी के पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, तो जो लोग अड़ोस पड़ोस के पुराने कपड़े अपने बच्चों के उतरे हुए कपड़े दे देते थे, वो कपड़े पहना करते थे। जिंदगी में पहली बार स्कूल में कदम रखा, वो भी सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती। वहां पे पढ़ाया मेरे दादाजी ने मेरे पापा को। वहां से स्कूल से निकले तो राजस्थान के अंदर एक जगह अजमेर में एक कॉलेज है जिसका नाम है डीएवी कॉलेज। वहां मेरे फादर ने एडमिशन लिया। जब वो अजमेर में रहने लगे तो वहां पर कचौरी की दुकान में सोया करते थे। कचौरी समोसा की दुकान होती है, उसमें सोते थे। और कचौरी समोसा बेच बेच के उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। उनके बचपन का दोस्त उनको बोला करता था मेरे फादर को कि तू एक काम कर, मेरे साथ रहा कर। तो मेरे फादर बोलते थे भैया तेरे कमरे का किराया मैं नहीं दे सकता। रूममेट होता है ना, रूममेट शेयर करते हैं। बोले मैं शेयर नहीं कर सकता। तो मेरे फादर को बोला करता था दोस्त तू एक काम कर, किराया मत दे, ऐसे ही रह ले। उस समय मेरे फादर पढ़ाई किया करते थे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मुझे आज भी याद है जैसा मेरा फादर हमें बताया करते थे। हम छोटे थे पर सुनते सब थे, जानते सब थे। मेरे फादर बोला करते थे कि रवि, मैंने जिंदगी के अंदर कचौरी बेच के पढ़ाई करी, एजुकेशन कंप्लीट करी। उस समय 2 टैबलेट चला करती थी, एक नींद आने की और एक नींद नहीं आने की। नींद नहीं आने की दवाई खा के सुबह 3-3, 4-4 बजे तक वो पढ़ाई करते थे। 3 साल उन्होंने ऐसे ही निकाले। और जब कॉलेज से निकले तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, इक्वल टू आईएएस ऑफिसर। और मेरे फादर की 1 महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपये महीना। उस समय कितनी सैलरी होती थी? आज की सैलरी मेरे हिसाब से 2.5-3 लाख रुपए आराम से होगी। उस समय 25,000 उनको मिला करते थे। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, लाल बत्ती, एक शानदार एसी कैबिन में कंप्यूटर। जब लोग एसी के बारे में जानते नहीं थे उस समय उनके कैबिन में एसी लग चुका था। जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। एक लेथ मशीन पे मजदूरी का काम करने वाला आदमी जिसका बेटा आज एक ऑफिसर बन गया। हेलो, अगर ऐसी जिंदगी आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा?
बोलते नहीं हो, मेरी शक्ल बुरी लग रही है। मिल जाए तो कैसा लगेगा? शानदार लगेगा, मजा आ जाएगा, हैं? मजा आ जाएगा। बस यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हम लोगों को मजा आ जाएगा। क्यों मजा आएगा भाई? मुझे एक आदमी साबित कर दो क्यों मजा आएगा। ये खुद गवर्नमेंट जॉब में, मैंने इनसे पूछ ले इनको मजा आ जाएगा क्या? मजा कैसे आ जाएगा? मुझे साबित तो करो। मुझे एक बात बताओ आपको, वो सरकारी जॉब मेरे फादर की है सरकार की? वो सरकारी गाड़ी मेरे फादर की है सरकार की? वो लाल बत्ती मेरे फादर की है सरकार की? वो नौकर मेरे फादर के या सरकार के? वो चपरासी मेरे फादर के या सरकार के? तो मेरे फादर का क्या और आपका क्या? आप तो गवर्नमेंट जॉब में है ना। आना एक बार इधर। कल को जब रिटायर हो गए तो क्या वहां से कुर्सी उठा के अपने घर ला सकते हो क्या? कुछ भी नहीं लाता। क्यों? फिर क्यों? क्या बात हो गई? पूरी जिंदगी उस ऑफिस को दिया, वो एक कुर्सी भी नहीं दे सकते आपको? नहीं देते, वो उनकी प्रॉपर्टी है। फिर आपकी प्रॉपर्टी क्या रही? 40 साल आपने जिंदगी की उसको दिए, क्या मिला आपको 40 साल में? पेंशन मिलेगी, कुछ मिलेगी। पेंशन से जिंदगी निकल जाएगी आज के दौर में। लोग नहीं आरसीएम की बात नहीं कर रहा मैं, वो नहीं कह रहा मैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं। कुछ ही मिलेगी। अब प्रावधान है पेंशन का, अब बंद है। बैठो। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद, सरकारी नौकरी करने के बाद, हम लोगों का सपना है कि हम सरकारी दामाद बन जाएं। हमारे वहां पे सरकारी दामाद बोला जाता है कि सरकारी दामाद बन जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। अरे कैसे बदल जाएगी मेरे भाई? पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद अगर वहां से मैं एक कुर्सी, एक पेन, एक टेबल भी उठा के नहीं ला सकता तो जिंदगी कैसे बदल जाएगी? अरे जो नौकर मेरे को रोज सुबह यूं करता था ना, अब वो पता है मुझे क्या बोलेगा? हो गया, चल निकल, अब नया आएगा। राइट? 25,000 रुपया सैलरी के अंदर घर का खर्चा चलता था, बचत जीरो। आप सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत। पेंशन खत्म हो चुकी, या आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद उनको मिला 70 लाख रुपया। एग्जाम्पल है समझाने के लिए। राइट सर? 50 लाख रुपया खर्च हुआ मकान बनाने में, 10 लाख रुपया खर्च हुआ बच्चे की एजुकेशन में, और 10 लाख रुपया खर्च हुआ बेटी की शादी में। अगर गलती से एक बेटी और हो गई तो 10 लाख रुपया ये भी खर्च हो गया इसकी शादी में। मतलब पूरी जिंदगी जो काम करने के बाद मेरा टोटल खर्चा हुआ 50, 60, 70, 80 लाख रुपया। मतलब 80 लाख रुपया खर्च हो चुका, मिला 70 लाख रुपया था। पूरी जिंदगी काम करने के बाद 80 साल की उम्र में 10 लाख का कर्जा मेरे ऊपर और हो गया। चलो एक बेटी कम कर दो, राउंड फिगर में ले लो 0। 80 साल की उम्र में क्या रहा? मुर्गी का अंडा। और इस अंडे के साथ आप अपनी बहू को बोलते हो, बहू पूरी जिंदगी नौकरी करी है, 80 साल का हो गया हूं, दवाइयों के पैसे खत्म हो गए, तुम्हारी जिम्मेदारी निभाते निभाते एक कप चाय पिला दे बेटा, और मेरे 2 वक्त की दवाई लेके आ जा। तो बेटी का जवाब आता है, बहू का जवाब आता है, चुपचाप कोने में बैठे रहो, अभी बिजी चल रही हूँ, जब पैसे होंगे तब काम करूंगी, अभी दिमाग खराब मत करो। अगर पूरी जिंदगी मेरे को सरकारी नौकरी करने के बाद ये सुनने को मिले तो ऐसी सरकारी नौकरी किस काम की मुझे बताओ, जिसके पीछे पागलों की तरफ भाग रहे हैं, अपने बच्चे को झोंक रखा है कि पढ़ पढ़, नौकर बन, नौकर बन, नौकर बन। ये तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हालत तो और बुरी है। ये तो गवर्नमेंट है, प्राइवेट में तो साला गन्ना देखा, गन्ना जैसे इधर से जाता है ना पूरा ताजा, उधर से क्या निकलता है, बस वैसी हालत है। अब और यहाँ पर आरसीएम होता है, जब 70 साल की उम्र में कुछ नहीं होता तो आरसीएम बोलता है क्या हुआ? अरे भाई कोई पूछता नहीं है, बूढ़ा हो गया हूं, कोई काम देता नहीं है। तो आरसीएम कहता है फॉर्म साइन कर, अब जब तू 70 साल का किसी काम का नहीं रहा तो अब तू मेरे काम का है।
5 साल मेहनत कर ले, सिर्फ 5 साल। एक तरफ तूने 70 साल नौकरी को दिया, 5 साल तेरे से मांगता हूं, 5 साल नौकरी कर ले, चेक कर ले 50,000 रुपया महीना, जब तक तेरी सांसें चलेगी तेरे अकाउंट में आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। चाहे 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 साल का हो जाएगा तो भी आएगा, 100 साल का हो जाएगा तो भी आएगा, अरे 150 साल का हो जाएगा तो भी आएगा, अमर हो जाएगा तो भी आएगा। मुझे बताओ, सरकारी नौकरी अच्छी है आरसीएम अच्छा? आरसीएम। और वो जो बहू थी ना, वो बहू जिसने चाय के लिए मना कर दिया था, अब वो बहू पता है क्या बोलेगी? अजी अपने तो एसी वेसी बाद में लगाना, पहले पापा के कमरे में लगा दो, पापा के ठंडी ठंडी हवा जानी चाहिए, उनके कमी नहीं आनी चाहिए पापा के। पापा नहीं बोल रहे, पापा के अकाउंट में जो 60,000 आ रहे हैं वो बोल रहे हैं। मतलब जीते जी अपने बुढ़ापे का जुगाड़ कर लिया, और मरते मरते अपने बाप बेटे को बोल कर जाओगे, बेटा तूने खूब सेवा करी, जा ये आईडी तेरे नाम। हेलो, कौन सी दुकान अच्छी है भैया? लेकिन हम सामान नहीं खरीदे, हम सामान, मर्द की जबान एक है। 25 साल पहले भी मैं 25 का था, 25 साल बाद भी 25 का ही हूं, पर मैं सामान नहीं खरीदूंगा। किसको धोखा दोगे भाई? सिमिलर थॉट मेरे फादर का, उनको सरकारी नौकरी समझ में नहीं, टाइम है अभी मेरे पास है, खत्म कर दो। लोग तो बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हो? नो, सुनाई नहीं दे रहा, बोर हो रहे हो? नो, चलने दूं? यस, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? नो। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर थॉट मेरे फादर का था। मेरे फादर को गवर्नमेंट सर्वेंट तो बन गए थे, उनको नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन उनके दिमाग में एक टेंशन हमेशा रहती थी, वो और बेहतर करना चाहते थे, वो और बेहतर जिंदगी जीना चाहते थे। टाइम हो रहा है, बंद करो। नहीं, वो एक्चुअली घड़ी दिखाए थे मैडम को। हाँ, कुछ हो तो बता देना, मेरे को 2 मिनट लगती खत्म करने में। मैं नाना पाटेकर का भगत हूँ, अपना काम किया और हमारा है। मैं कहानी बोलता हूँ ना, किससे बोलता हूँ, टाइम नहीं है इतना। प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल थॉट समझाओ, समझ में आता, ओके नहीं समझ में आता, जयराम जी। मेरी मीटिंग में ना तो आपको किससे मिलेंगे ना कहानियां मिलेगी कि राम थी, एक सीता था, दोनों मर गए, खत्म कहानी। वो मेरे से नहीं होता। अपन प्रैक्टिकल बात करते हैं, जिंदगी का वो कड़वा सत्य आपके सामने खोल के रख रहा हूँ, जो हमारी जिंदगी का पार्ट है। ये मेरे को समझ में आता है। आगे बढ़े। सिमिलर थॉट मेरे फादर का, उनको समझ में नहीं आ रही थी नौकरी, क्या करें। अक्सर मेरी मदर को बोला करते थे, इससे भी बड़ा करना है। एक पिक्चर आई थी थोड़े दिनों पहले, पुष्पा, उसका हीरो था, उसका एक प्रॉब्लम था, क्या बोलता था वो? वही मेरे फादर के साथ था, रुकेगा नहीं सर, वो रुके नहीं। मदर ने बोला क्या है, सरकारी नौकरी को साइड में रख दिया। जब ये आरसीएम हमारे परिवार में आया अगस्त 2000 में, मात्र पैंट पीस आया करते थे। 5 पैंटों का किट आया करता था 1260 रुपए का। ब्लू रंग का कपड़े का किट आया करता था, उसमें ब्लू रंग की किताब आया करती थी। भीलवाड़ा से कपड़ा आता था, किट जयपुर में बनता था। मैं मेरे पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के किट अपने घर पे लेके आता था, और घर पे मैं और मेरी बहनें जमीन पर बैठ के सारे पैंट पैक किया करते थे। मेरे पास फोटो आज भी पड़ी है, किसी को देखनी हो तो आ जाना। मैं हवा में बातें नहीं करता। पैंट पीस पैक करते थे। शाम को पिताजी पूरी कॉलोनी में जाके आरसीएम बता कर आए। पता सबसे अच्छी बात क्या हुई? किसी ने ज्वाइन नहीं किया। पिताजी रुके नहीं, थके नहीं। मेरी मदर बोली, इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हो? ये बात उन्होंने सन 2000 में बोल दी थी, जो आज आप लोग सुनते हैं। मेरे फादर ने उसी समय अनाउंस कर दिया था, मैं इस बिजनेस को इसलिए करना चाहता हूं कि कल को मेरे बेटे को काम मिले चाहे ना मिले, लेकिन जहां से इस ओपी शर्मा इस बिजनेस को छोड़कर जाएगा, वहां से मेरा बेटा रवि शर्मा चालू करेगा। ये ताकत है। हेलो, डायरी है मेरे पास आज भी, उनके हाथ की लिखी हुई 2000 की। वो डायरी भी दिखा सकता हूं।
ये बिजनेस ऑनलाइन होगा, उसमें लिखा हुआ है। आने वाले समय में सारे प्रोडक्ट आएंगे, उस डायरी में लिखा हुआ है। ये बात कब की बता रहा हूँ, जब मात्र एक पैंट पीस आया करता था, उनको वो बातें पहले से ही पता थी, उस सब डायरी में लिख के गए। और वो डायरी जब मैं निकाल के पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनको इतना पता कैसे लग गया कि सब कुछ होने वाला है। दिन रात दौड़े, 1 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर गाड़ी उन्होंने अपने आप से ड्राइव करी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। आप कितनी गाड़ी चलाते हैं ना महीने? बातों से डायमंड नहीं बना जाता। डायमंड बनने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, घर छोड़ने पड़ते हैं। 1 साल में 2 लाख किलोमीटर गाड़ी उन्होंने अपने आप से ड्राइव करी। शुरुआती दौर में अपने दोस्त के पास जाकर बोला, फॉर्म साइन कर। दोस्त बोला 3 दिन बाद आना। कौन सा दोस्त? स्कूल वाला, कॉलेज वाला। 3 दिन बाद फिर बुलाया, आ जाना। एक काम कर, 3 दिन बाद फिर आ। पिताजी 3 दिन बाद फिर पहुंच गए। फिर उसको बोला 4 दिन बाद आना, 4 दिन बाद फिर पहुंच गए। चौथी बार, तीसरी बार जाके उस आदमी ने फॉर्म साइन किया था। और वो आदमी और कोई नहीं है, वो आदमी इस बिजनेस का डायमंड है, विजेंद्र सिंह राठौर। अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने शायद अपना इंटरव्यू भी दिया है, उसको सुन लेना। लिया है ना नाम? बताइए ना उन्होंने स्टोरी। उन्होंने पूरा बताया कि ओपी शर्मा मेरे पास आया था, अगर आज वो नहीं होता तो मैं इस मुकाम पर नहीं होता। उसके बाद उन्होंने दूसरी लेग को डेवलप किया हरियाणा आके, वहां पे सुरेंद्र वंश जी मेरे उनके साथ दिन रात काम किया। रुके नहीं, थके नहीं। इसलिए मेरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। मेरी एक तरफ है डायमंड और दूसरी तरफ है डायमंड। डायमंड का बिजनेस होता है 25-50 करोड़ का, 25-50 करोड़ का, मतलब 100 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम हर महीने, साल का नहीं बोल रहा। तीस तारीख को क्लोजिंग होती है, 1 तारीख को सुबह 7 बजे मैं पर्ल होता हूं। 10 बजे एमरल्ड, 12-12:30 बजे स्टार एमरल्ड, लगभग 3 बजे के आसपास रूबी, और कभी कभी शाम को 10 या 11 बजे तक स्टार होगी, नहीं तो अगले दिन सुबह में कंफर्म है। सफायर हो जाता हूँ 4 तारीख को, 4 या 5 तारीख को सफायर हो जाता हूँ। ठीक है, सोना हो गया, सुन्न हो गए। कारण एक ही था, किसी आदमी ने अपने सपनों से बड़े अपने संघर्ष को नहीं देख कर दिया। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैंने अपने फादर को सुना नहीं, लोग कहते हैं कि जब ओपी शर्मा मीटिंग लेते थे तो उस समय रोंगटे खड़े कर देते थे, और उनकी मीटिंग के अगर 200 लोग बैठे हैं तो 200 के 200 ज्वाइन कर रहे हैं। और ये मैंने आपके सीनियर अप्लाइनों के मुंह से ही सुना है। राकेश शर्मा जी, जिनको मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, ये सब मेरे घर पे आए हुए। खैर आगे बढ़ते हैं, चलते रहे। जिंदगी में हार नहीं मानी, थके नहीं। मेरे फादर का एक प्रॉब्लम और भी था, वो हमेशा ईमानदारी के लिए लड़ते थे। वो कभी भी उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर किसी बेईमानी को या किसी गलत चीज को सपोर्ट नहीं किया। और आज रवि शर्मा ओपन चैलेंज के साथ कह सकता है, एक आदमी मेरे सामने लाके दे दो, ये साबित कर दे, तो मैं साबित कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, क्योंकि मेरे पास मैं अपनी हर बातें प्रूफ के साथ करता हूं। कारण उनके अंदर वो पावर थी। कितने भी लोगों ने मना किया पर रुके नहीं, थके नहीं। दोस्तों, आज वो उस दुनिया में नहीं है। 23 फरवरी 2013 को उनको अटैक आया, उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। जब वो इस दुनिया से गए तो ये कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस मेरे पास आया, क्योंकि हमारे बिजनेस में जब आप जिस लेवल पर हो, कहा जाता है कि उस लेवल पर अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उसकी अगली इनकम आपको स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैडम बैठी है, आई थिंक अभी बिजनेस उनके नाम पे ट्रांसफर हो चुका होगा या मुझे ध्यान नहीं है, हो चुका है। तो आज मैम की इनकम स्टार्ट हो चुकी है, मैम को इनकम आ रही है। अभी रिसेंटली एक केस और हुआ, मिस्टर रत्नेश जैन जी जो छत्तीसगढ़ से थे, वो एक्सपायर हुए, उनका शायद महीने का चेक 7-8 लाख रुपए समथिंग ऐसा कुछ था।
तो उनकी वाइफ के नाम पर आ रहा है, मैं हूं, ऐसे बहुत से। देखिए, मौत कभी किसी को कहकर नहीं आएगी, वो कब आएगी, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि मौत आ भी जाए तो कम से कम हमारा परिवार किसी के सामने भीख न मांगे। आप कार चलाते हैं, उसमें स्टेपनी क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? इमरजेंसी के लिए। टायर पंचर हो जाए तो चेंज कर दो, इमरजेंसी के लिए, राइट सर? यस सर। ये जिंदगी नाम का जो टायर है ये फट गया तो उसकी स्टेपनी क्या है? इसकी स्टेपनी क्या है? मतलब 20 लाख की गाड़ी को चलाते हो तो स्टेपनी रखते हो, और करोड़ों की जिंदगी है, इसकी कोई स्टेपनी नहीं है। भगवान न करे यहां से मैं जयपुर जा रहा हूं और भगवान को प्यारा हो गया, नहीं रहा इस दुनिया में, तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? कौन पालेगा उनको? और आप लोगों को बताने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि जब परिवार का मुखिया घर छोड़ के जाता है ना, तो रिश्तेदार छोड़ो, सबका भाई तक उस परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने देखा है, हर जगह नहीं होता पर मैंने कई जगह देखा है, राइट सर? आगे बढ़ते हैं। मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, ये बिजनेस मेरे पास आया। अब जब मेरे पास आया उसकी भी स्टोरी बता देता हूँ। मैं 3 काम थे मेरे पास। पहला, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। दूसरा काम, मैं डायमंड ग्रेजुएट हूँ, एक्चुअली मैं IT कंप्यूटर्स हूँ। उसके बाद मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग यूरोप से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। उसके कंट्री में इटली का एक शहर है मिलान, जिसे फैशन इंडस्ट्री भी कहा जाता है, फैशन हब। वहां से मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं बेल्जियम चला गया, वहां से मैंने डायमंड ग्रेजुएशन की डिग्री ली, जिसका शॉर्ट नेम है IGI, राइट? उसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, जहां से मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूँ। हीरे का व्यापारी था मैं। मेरे फादर जब एक्सपायर हुए तो मैं खुद अपनी ज्वेलरी खुद डिजाइन करता हूँ, खुद हीरे का काम करता हूँ। ये ब्रेसलेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें RCM लगा हुआ है, ये प्योर हीरे का है गोल्ड के अंदर, और ये RCM भी मैंने बनाया है, ये ब्रेसलेट भी मैंने बनाया, ये मेरी डिजाइन है। शायद RCM के इतिहास में किसी ने ऐसी चीज बना के नहीं पहनी होगी। अच्छा, कलई में भी बनी थी, ओके। उनका मेरे को आइडिया नहीं है, बाकी जनरली मैंने और किसी का हाथ में देखा नहीं, क्योंकि ये वही लोग कर सकते हैं जो अति से ज्यादा किसी चीज को प्यार करते हैं। मैंने तो 2 लोगों को देखा है, या तो एक प्यार करने वाले कपल को जो बना के पहनते हैं, या फिर दूसरा RCM में देखा है जो ऐसे बना के पहनते हैं। तो ये मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ है। इस टाइप की काफी ज्वेलरीज में डिजाइन करता था, अभी मैंने छोड़ दिया। मैंने सरकारी नौकरी को लात मारा, मैंने डायमंड के बिजनेस को बंद किया और फुल टाइम RCM बिजनेस में आया। या तो मैं पागल हूं या सिस्टम में बहुत है। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। अभी रिसेंटली मैंने 3 प्रॉपर्टियां परचेज करी एक साथ, और एक प्रॉपर्टी कॉस्टिंग है 11 करोड़। एक ही रोड के ऊपर 33 करोड़ की 3 प्रॉपर्टियां मैंने एक ही साथ खरीदी। एक में RCM वर्ल्ड आने वाला है जिसका काम चल रहा है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स बनाया है मैंने। एक में RCM वर्ल्ड आने वाला है जिसका काम चल रहा है। सौरभ जी भी कुछ समय पहले आकर गए थे, हमने 1 घंटा बैठ के हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। ऐसी अथाह प्रॉपर्टी, कारें, अगर कारों से इंस्पायर होते हो तो मेरे पास कारों की कोई कमी नहीं है। रिसेंटली अभी मैंने एक नई गाड़ी और निकलवाई, शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने BMW X5 ली है, जिसकी कॉस्टिंग है 1 करोड़ 30 लाख के आसपास। 1 करोड़ की कार हम मेंटेन करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी BMW है, मेरे पास ऑलरेडी एक ऑडी है, मेरे पास ऑलरेडी एक मर्सिडीज है, एक किया है, फोर्ड फीगो है, मेरे पास वो सब गाड़ियां हैं। और मेरी गाड़ियों के नंबर भी नोट कर लो, अभी सर्च करना चाहो तो 5654, पूरे नंबर RJ60CA 5654। अभी नई जो BM निकलवाई है मैंने, उसका नंबर है। किया का नंबर है RJ45CX 5654। उससे पहले एक BMW और खड़ी है RJ14, मेरे को जितने याद है उतने बता रहा हूँ, बाकी सब गाड़ी की मुझे भी याद नहीं, बस 5654 याद है। मेरी हर गाड़ी का, मेरी एक्टिवा से लेके कार तक के सबके एक ही नंबर है। और उससे बड़ी बात, मेरे ऊपर बैंक का 1 रुपए का लोन नहीं है।
बिजनेस ने बहुत कुछ सिखा दिया। मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मनी को कैसे सेटल्ड किया जाता है, किसमें क्या चीजें, वो कभी बैठेंगे तो बात करेंगे इसके ऊपर। लोग मुझे बोलते हैं आप एलडीपी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। जिस दिन करने लगा उस दिन पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन अभी शौक नहीं है मेरा, मैं मीटिंग में घुस रहता हूँ अपने। लेकिन इतना सा बता देता हूँ, मनी मैनेजमेंट आना भी जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। जब पैसा बहुत सारा आएगा ना तो दो चीजें होगी, या तो आपका दिमाग खराब होगा या आपका मनी मैनेजमेंट होगा। दिमाग खराब होने में वो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर पैसा कमाना मुश्किल काम नहीं है। आरसीएम में पैसे को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम। और मैं वो शख्स हूँ जो, मेरे को शायद पता नहीं कहां से ये मिला हुआ आशीर्वाद कि मैं मैनेजमेंट बहुत ठीक ठाक कर लेता हूँ। मैंने आरसीएम के अलावा मेरी महीने की 15 से 20 लाख की इनकम कर रखी है, और वो आरसीएम से ही करी है। आगे बढ़े, सब कुछ है। एक बार मेरे बैंक के मैनेजर ने मेरे से पूछा था, बैंक में बुला के, किधर एजेंट है, मैंने कहा आप बोलो। बोले यार मेरे रिटायर को ज्यादा समय नहीं बचा, रिटायरमेंट होने वाला, एक बात बता। मैंने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे जिन्होंने बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं और निकालते भी हैं। तू एक ऐसा पहला भूत देखता हूं मैं पूरे अपने इस करियर के अंदर, जो हमेशा पिछले 13 साल से बैंक में आता है, सिर्फ निकालता ही निकालता है, जमा क्यों नहीं कराता। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी अपने बैंक में जाके रुपया भी जमा कराया। मैंने कहा जी मैंने कनेक्शन ले रखा है भीलवाड़ा से, आप भी ले लो, आपके भी पैसों की बारिश होगी। कनेक्शन लेना महत्वपूर्ण, राइट सर। इसलिए जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिए, आज पिकअप सेंटर पे जाना, अपनी अप्लायंस से मिलना, वंडरवर्ल्ड जाना, वंडरवर्ल्ड क्विक जाना और अपना कनेक्शन ले लेना, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और ये सब बंदा आपके सामने खड़ा बोल रहा है ना, ये हवा में नहीं बोल रहा, अपन हर चीज का प्रूफ देके बोलते हैं, राइट सर। सब कुछ है, आज भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। सिर्फ अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो कुछ काम करने हैं, कर लोगे। पहला काम, अपने दिमाग को पत्थर की तरह बना लेना, क्योंकि लोग हमला यहाँ करेंगे। नेगेटिविटी यहाँ से चालू होगी, अगर यहाँ से नेगेटिविटी चालू हुई तो आपकी बॉडी को पैरालिसिस कर देंगे। इसलिए पहला काम, नेगेटिविटी आए टकरा के चली जाए, और पॉजिटिव बात आए अंदर उतर जाए, ऐसा अपने दिमाग को बना ले, राइट सर। दूसरा काम, आपको क्या करना है, आपको कभी कंपनी पे शक नहीं करना। आरसीएम बिजनेस वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत है। इतना पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी में नहीं। आरसीएम पहली ऐसी कंपनी है जिनके मालिक आदरणीय टीसी छाबड़ा जी अभी भी रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल की क्लासेस लेते हैं, राइट सर। उसके लिए मैं भी थोड़ा आगे बताऊंगा। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसके पूरे इंडिया में 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसके 200 डिपो हैं, और उससे बड़ी बात, मैक्सिमम डिपो कंपनी की प्रॉपर्टी पे है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसमें आप प्रोडक्ट बनते हुए देख सकते हो। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसका मालिक चला चला के बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो आने वाले 2030 की तैयारी अब तक कर चुकी है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, हमें एक जमाने में बोला करते थे कि ये दुनिया की वो कंपनी बनेगी जहां पर सुई से लेकर हवाई जहाज तक मिलेगा। 2030 तक की प्लानिंग हो चुकी है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की। आपको बहुत जल्दी वो सब चीजें मिलने वाली है, उसकी तैयारी कर चुकी है। अगर ऐसी कंपनी पे अभी भी शक कर रहे हो तो कंपनी पे शक नहीं कर रहे, अपनी किस्मत पे शक कर रहे हो। आगे बढ़े। तीसरा काम, लगातार प्रोडक्ट्स को यूज में लेना। या प्रोडक्ट है प्रोसेस वगैरह यानी है, चलिए वो पहला काम,
प्रोडक्ट्स हमें लगातार यूज में लेना है। देखिए, इस बिजनेस का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो है डायमंड क्लब। ठीक है, डायमंड क्लब एक ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस की रूपरेखा को बदल देती है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आई है, शायद आप लोगों को बता देता हूं मैं। छत्तीसगढ़ हरियाणा में एक शख्स है, भाटापारा एक जगह है, वहां पे एक शख्स है मुकेश नामदेव। उनका टोटल बिजनेस पर्ल का रहता है। किसका? पर्ल का। जहां तक मुझे आइडिया एग्जैक्टली पिन लेवल हो सकता है कि मेरा गलत हो, पर्ल का रहता है। उनके बारे में बता देता हूं, 1 तारीख को उनका पर्ल हो चुका, कारण डायमंड क्लब। उन्होंने 1 तारीख को फॉलो किया। जो बिजनेस उनका 30 दिन में हो रहा था, वो बिजनेस उनका 1 दिन में हो गया। कितने दिन में? अब उनके पास 29 दिन बचे हैं। अब मुझे बताओ, जिस आदमी के पास 29 दिन बचे हैं, क्या वो आदमी अपने लेवल को चेंज करेगा कि नहीं करेगा? है ना? इसलिए डायमंड क्लब को अपने परिवार का हिस्सा बना लो और यहां से कसम खाकर जाओ, सीधा बाहर जाना, पिकअप सेंटर पे जाना। आज तारीख हुई है 8, डायमंड क्लब को कंप्लीट कर लेना। सोचना मत कि यार लूं या ना लूं। अगर यही सोचते रहे तो ऊपर वाला भी अपनी लिस्ट में यही सोचेगा कि तेरे को लूं या ना लूं। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाला भी यही सोचेगा कि तेरे को लूं या, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा वो कर देगा। राइट सर? तो डायमंड क्लब को फोकस कीजिए। डायमंड क्लब के अंदर मैं एक प्रोडक्ट्स को थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहूंगा और वो है न्यूट्रीचार्ज वुमन। न्यूट्रीचार्ज वुमन इस समय बहुत कमाल का प्रोडक्ट मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप इसको किस वे में लेके जाते हैं, लेकिन हम सबके घरों में बहन बेटियां हैं और बहन बेटी एक बीमारी से बहुत जूझती है हर महीने, और वो है माहवारी। मैं बात करने जा रहा हूं पीरियड्स की। मैं बात करने जा रहा हूं जो लेडीज को एक प्रॉब्लम होती है। आपको पता है जब ये प्रॉब्लम आती है तो लेडीज के शरीर से ब्लड का लॉस होता है बहुत ज्यादा, और वो 3 से 5 दिन तक वो उस चीज को सहन करती है, फेस करती है। आपकी और अगर मेरी उंगली कट जाए और हमारे शरीर में से थोड़ा सा खून निकल आए तो हमें कैसा लगता है? हम क्या सोचते हैं, यार कमजोरी कमजोरी हो रही है। थोड़ा ज्यादा निकल जाए तो हम डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, और ज्यादा निकल जाए तो हम जूस पीते हैं कि यार जूस पी लेता हूं, खून बन जाएगा। राइट? आप सोचकर देखिए कि हमारी वो बहन बेटियां जो 30 से 5 दिन अपने बॉडी में ब्लड को लॉस करती है, खत्म करती है, निकलता है, जिसके कारण से कई लेडीजों को बुखार आती है, कई लेडीज के पाँव में श्रिंक करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कई लेडीज की तबीयत खराब हो जाती है, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, उनमें कमजोरी आ जाती है। कभी आपने सोचा है कि जो हमारे बच्चों को पालती है, हमारे बच्चों को प्यार देती है, हमारी इतनी केयर करती है, जब वो 3 से 5 दिन उस पीरियड से निकलती है, खून खत्म होता है, तो हम उनके लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? आपका काम है तो आप 2 मिनट में बोल देंगे कि रोटी बना दे, वो 2 मिनट में खाना बना देती है। आप बोलोगे सब्जी बना दे, आप 2 मिनट बना देती है। कभी किसी लेडीज ने आपको ये आके बोला कि मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है, इस बार आप कर लो, आप थोड़ा बना लो 2-4 दिन? तो कम से कम उस बहन, उस बेटी के लिए इतना तो कर सकते हो कि उसको न्यूट्रीचार्ज वुमन वो ले जाके दे दो, जिससे कम से कम उसके शरीर से जो खून निकला है उसकी रिकवरी तो हो जाए। और उसकी बेस्ट डिटेल्स के लिए आपके पास बहुत सारे ब्रोशर्स यहाँ पर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो ब्रोशर लुधियाना में अवेलेबल है। आप चाहो तो मंगा सकते हो और उसको पढ़ो, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाओ। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जिससे आप खुद आश्चर्य करने लग जाओगे कि हकीकत के अंदर ये चीजें होती क्या। ये देखिए एक सैंपल आया मेरे पास, ये इसको स्टडी करो सर। इसमें वो चीजें हैं जो आप ही के घर की बहन, आप ही की बेटी, आप ही की बीवी, उनकी जिंदगी में खुशियां लाने का काम करेगा। दुनिया का कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर उसकी बीवी परेशान रहे, उसकी बहन परेशान रहे। एक अगर ये किताब लेने से और न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने से अगर उसके शरीर में खून की पूर्ति हो रही है तो मैं समझता हूं ये सौदा घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए डायमंड क्लब में इस प्रोडक्ट को आप जरूर रखना और जाकर न्यूट्रीचार्ज वुमन आज घर जरूर लेकर जाना। नहीं तो परिवार आपका, बीवी आपकी है, बच्चे बहन आपकी है और माता जी आपकी है। मेरा काम सिर्फ बताना था, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। उनकी केयर करो, उनको प्यार दो, उनके उस पीरियड के टाइम पर
उनके साथ रहो। उनको ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है, इसको मेडिसिन मत मानिएगा, ये सप्लीमेंट के रूप में काम में लेंगी और कहीं ना कहीं उनको उसके रिजल्ट मिलेंगे और 3 से 5 महीने पे लेने का आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा कि इसके क्या इफेक्ट है और किस तरीके से ये हमें सपोर्ट करती है। और ज्यादातर प्रॉब्लम तब होती है जब एक फर्स्ट टाइम किसी लड़की को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पहली बार, तब उसके शरीर की बहुत बुरी हालत होती है। उसके अंदर ये मील का पत्थर साबित होगी ये आपकी न्यूट्रिशन और ये राइट सर। तो इसको जरूर अपने परिवार का हिस्सा बनाइए। थैंक यू सो मच। मैं इसके बारे में बताना चाहता था, मुझे ये प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा लगा, मुझे वो चीज महसूस हुई, मैंने इसलिए आप लोगों को बताया। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट, अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना धोके पीछे पड़ जाइए। उसको बताना है, उसको सिखाना है कि कैसे हमें मीटिंग करनी है, कैसे हमें सेमिनार करने हैं, वो चीज आपको अपनी टीम से सीखनी पड़ेगी। इस बिजनेस का महामंत्र बताने जा रहा हूं, इस बिजनेस का महामंत्र, जितना दूर जाके इस बिजनेस को करोगे सफलता उतनी जल्दी आपको मिलेगी और जितना पास से इस बिजनेस को डेवलप करोगे सफलता उतनी दूर चली जाएगी। इसलिए इस बिजनेस को डेवलप करना है तो जितना दूर जाके आप काम कर सकते हो आप काम करिए। इलाका छोड़ दीजिए, पंजाब से बाहर निकल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी स्टेट ऐसी है जहां बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हो, आराम से बिजनेस आपका तेजी से डेवलप होगा। आज बस साहब ने केरल में जाके अपने बिजनेस को डेवलप किया, कितना डिस्टेंस को जाके उन्होंने डेवलप किया, रेशियो बहुत तेज है। नहीं तो जिस इलाके में कर रहे हो अपनी पिन कभी नहीं बदल पाओगे, सर्टेन पीरियड पिन पर आके रुक जाओगे। अगर आप इस बिजनेस में पर लो ऊपर नहीं जा सकोगे, स्टार पर लो नहीं जा सकोगे, आप एमराल्ड हो या स्टार एमराल्ड हो आप नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आपको सफायर बनना है, स्टार सफायर बनना है, डायमंड बनना है, तो इस बिजनेस को बाहर निकाल दो अपने टेरिटरी से, अपने इलाके से, अपने क्षेत्र से, तो आप बहुत बड़ा कर जाओगे। अपनी पूरी ताकत लगा दो, राइट सर। अगर ये चीजें आपने फॉलो करी तो आप बहुत बड़ा कर जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे और बहुत तेजी से आपके बिजनेस का विकास होगा। तो होप सो। मेरे पास अभी बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय काफी ज्यादा हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने ख्वाबों को पूरा कीजिए। मेरे पास अभी भी काफी मटेरियल पड़ा हुआ है बताने के लिए, लेकिन समय बहुत ज्यादा है और हमें समय की नजाकत को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अपने ड्रीम्स को अलग मत होने दो। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, एक बार मिलती है और इस एक ही जिंदगी के अंदर वो काम कर जाओ कि आपका परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपका समाज आपको वो इज्जत से देखे, आपको वो सम्मान दे, आपको वो प्यार दे। और उसके लिए अगर आपको 5 साल मेहनत करनी पड़े तो दिन रात एक कर दो, दिन रात कमिटमेंट के साथ लग जाओ और डरना मत कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ तो कहेंगे, आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे और नहीं करोगे तब भी कहेंगे। इसलिए गाना बना भी ये शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जो है नाम वाला वही बदनाम है। आप कितना भी बेहतर कर लो, जिनको बुराई करनी है वो उनकी फितरत है, वो करेंगे ही करेंगे, और जिनको अच्छाइयाँ ढूंढनी है वो ढूंढेंगे ढूंढेंगे। बस अपने कर्म को करते चले जाइए। और मैं नए लोगों से यही कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया मेरे दोस्त इस बिजनेस को वॉच करते हुए, वॉच करना बंद कर दो, काम करना चालू कर दो और यहाँ से निकलो। पिकअप सेंटर पर आप सारे जाओ, प्रोडक्ट परचेज करो, प्रोडक्ट अपने घर में लाओ। डायमंड क्लब इस महीने से चालू करो। सितंबर मंथ टारगेट मंथ है, कसम खा के निकलना कि अपने बिजनेस को 3 गुना बढ़ाकर ही छोड़ेंगे। अगर रवि शर्मा 4 दिन में स्टार सफायर बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम इस बिजनेस को बड़ा क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ से निकल के अपने बिजनेस को 3 गुना की प्लानिंग कीजिए, प्रोडक्ट परचेज कीजिए, लगातार लगे रहिए। हम वादा करते हैं आपका साथ और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हो। जब जब आपको ये लगेगा हम आपके साथ बने रहेंगे और आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम पसीना बहाते रहेंगे, लेकिन आपको साथ और आपको हाथ दोनों आपका हमें देना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय राष्ट्रीय, जय राष्ट्रीय, जय राष्ट्रीय। थैंक यू, थैंक यू। एक बार जबरदस्त तालियों के साथ सबका धन्यवाद करेंगे। जबरदस्त के साथ बहुत ही शानदार सेशन